नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश भारी। आज हम इस वीडियो में कनाडा के संविधान की विशेषताएं देखेंगे। कनाडा का संविधान दरअसल कोई एक एकल प्रलेख नहीं है। बहुत सारे जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून हैं, वहाँ की कनाडा की संसद द्वारा पारित कानून है, ब्रिटिश क्राउन इन काउंसिल के द्वारा जो पारित आदेश हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। न्यायालयों के जो निर्णय है वो भी उसी का ही भाग है। तो हम देखेंगे ऑफिशियली क्या क्या उसमें शामिल है। पॉल जेरिन लेजुई कहते हैं कि कनाडा के पास संवैधानिक अधिनियम कहलाने वाला कोई प्रलेख नहीं है, लेकिन उनका जो मूल संविधान का जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, और इसे 1982 में संशोधन कर इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 हो गया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 की धारा 52 क्या कहती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ कनाडा। डेफिनेटली संविधान होता है वो सुप्रीम लॉ होता है। And any law that is inconsistent with the provision of the Constitution is to the extent of the inconsistency of no force or effect। यानी ऐसा कोई भी कानून, आया आदेश या परंपरा जो संविधान के विरुद्ध है वो उस मात्रा में अप्रभावी हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इंक्लूड्स, यानी कनाडा के संविधान में क्या शामिल है। द कनाडा एक्ट 1982, यानी ये एक्ट जो स्वयं, including this act the act and orders referred to in the schedule, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 की एक अनुसूची है। उस अनुसूची में जो अधिनियम है, इस अनुसूची में हम अगर देखें तो लगभग 30 अधिनियमों की यहाँ सूची दी हुई है, उनको उसमें क्या संशोधन किया गया और उनका क्या नाम है। इसलिए कनाडा का संविधान कोई एकल प्रलेख नहीं है, बल्कि बहुत सारे कानून हैं और उनको सम्मिलित रूप से संविधान कहा जा सकता है। इसलिए इसे लिखित और अलिखित दोनों कहा जाता है। जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 है और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982, जो सबसे महत्वपूर्ण दो डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट में प्रियम्बल है, 147 अनुच्छेद हैं और 6 अनुसूचियां हैं। इनमें जो 5वीं अनुसूची है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ओथ है, यानी शपथ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 जिसमें शामिल है कैनेडियन चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स, इसमें 61 अनुच्छेद हैं और 1 अनुसूची हैं। कनाडा के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। कनाडा, जैसा हम जानते हैं, एक संस्थात्मक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, ब्रिटिश तर्ज पर बना हुआ है। इसके साथ ही संघात्मक है। कौन सी वो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ब्रिटिश आदर्शों पर आधारित है, यानी उन्होंने जो संविधान निर्माता थे या उनके जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने विभिन्न अधिवेशनों में, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेज में ब्रिटिश आदर्श को अपनाने का आह्वान किया। क्यूबेक प्रस्ताव 1864 में कहा कि यथासंभव हम संविधान निर्माण में ब्रिटिश आदर्श का अनुकरण करेंगे, ब्रिटिश आदर्श का अनुकरण करेंगे। बीएनएन ने 1867 की प्रस्तावना में, यानी इस एक्ट की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कहा गया है कि यूके के संविधान, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों पर आधारित होगा। यानी जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसी की प्रस्तावना में ब्रिटिश आदर्श पर आधारित होने का बात कही गई है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित अधिनियम है उनको भी संविधान का कानून माना जाता है। जैसे वेस्टमिंस्टर एक्ट है 1931 का,
तथा पार्लियामेंट ऑफ कनाडा एक्ट 1975 का 1875 का सॉरी, ये इसका भाग माने जाते हैं। देखिए और बहुत सारे एक्ट हैं जो ब्रिटिश संसद के हैं और वो भी कनाडा के संविधान का पार्ट माने जाते हैं। ब्रिटिश अभिसमय को भी माना जाता है। देखिए ब्रिटेन के संविधान पर आधारित जो भी, या जहाँ ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वहाँ संसदात्मक व्यवस्था इस्टेब्लिश हुई, तो वो जब जब कभी कोई कानून संविधान को इंटरप्रिटेशन करने की बात आती है या संवैधानिक परंपराओं की, संसदीय परंपरा की बात आती है, तो ब्रिटेन को आधार मानते हैं। तो ब्रिटिश अभिसमयों को कनाडा भी महत्वपूर्ण मानता है, उनको अपने संविधान में और अपनी देश की पॉलिटी में स्थान देता है। लिखित व अलिखित अधिनियम। लिखित अधिनियम ब्रिटेन, जैसे बीएनएनए है, मेन बीएनएनए, ये ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित कानून है। इसके अलावा वेस्टमिंस्टर 1931 का एक्ट है, पार्लियामेंट कनाडा एक्ट 1875 का है, और बहुत सारे एक्ट हैं। सैलरी एक्ट है, हाउस ऑफ कॉमन एक्ट है, सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम है, बहुत सारे अधिनियम हैं जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा है और उन्हें माना जाता है। अलिखित अधिनियम या अभिसमय जो न्यायालयों द्वारा परिभाषित, जो न्यायालय जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो अलिखित, न्यायालय की जो व्याख्या है वो ब्रिटिश परिषद आदेश, लिखित भाग की व्याख्याएं आदि सब इसमें आते हैं। अभिसमय। अभिसमय एक तरीके से अनरिटन होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होते हैं और जो देश की पॉलिटी में है, जो देश के शासन में है, पॉलिटी का भाग है, उनके लिए बाध्यकारी भी होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनके लिए बाध्यकारी होते हैं। जैसे गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल में नियुक्त उन्हीं व्यक्तियों को करता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति, हाउस ऑफ कॉमन में उनका विश्वास हो या हाउस ऑफ कॉमन में जिनको बहुमत प्राप्त हो। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट और पीएम है, ये पद ही अभिसमयों पर आधारित है। जैसे ब्रिटेन में कैबिनेट और पीएम के पद का विकास होता है। तथा मंत्रिमंडल में कनाडा में इंग्लिश और फ्रेंच, ये बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ा कंपटीशन रहता है, अक्सर विवाद का कारण भी बनते हैं। जो राजनीतिक सहमतियां नहीं बन पाती उनकी वजह भी इनके प्रतिनिधित्व को लेकर रहती है। तो बहुत सारे अभिसमयों में इनको उचित प्रतिनिधित्व देने की बात आती है। कनाडा का स्पीकर भी ब्रिटेन के स्पीकर की तरह राजनीतिक तटस्थता रखता है। देखिए स्पीकर में हम पढ़ते हैं तो एक तरफ ब्रिटेन के स्पीकर हैं, तो एक बार के स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर, राजनीति से कोसों दूर, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं, जो यानी एक तरीके से फुल्ली पॉलिटिकल पोस्ट है, बहुत ज़्यादा राजनीति में डूबे रहते हैं। तो कनाडा ने स्पीकर में राजनीतिक तटस्थता में जहाँ तक बात है, उन्होंने ब्रिटेन के रास्ते को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था कैसी होती है, हमें पता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर के बीच में संबंध है, उसके आधार पर संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था बनती है। तो इसमें जो लेजिस्लेचर है वह एग्जीक्यूटिव है, वह लेजिस्लेचर से ही आती है। तो यही कनाडा में है। कनाडा के जो पीएम हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उसी का पार्ट होते हैं और वो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और तब तक रहते हैं जब तक उन्हें वहाँ बहुमत प्राप्त है। तो संसदीय व्यवस्था है कनाडा में भी। कनाडा का स्वरूप है वो संघात्मक है। देखिए संघात्मक रूप में, स्वरूप में क्या होता है, क्या होना चाहिए संघात्मक रूप में, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए,
यह शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा होना चाहिए। लिखित संविधान होना चाहिए, और विवाद होने की स्थिति में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को निपटा सके। तो कनाडा में तीनों चीज़ें हैं, शक्तियों का बंटवारा है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान के द्वारा इस बंटवारे को फिक्स किया गया है। वहाँ जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, लेकिन जो संघ का स्वरूप है कनाडा का वो स्ट्रोंग केंद्र का है, स्ट्रोंग सेंटर का है या स्ट्रोंग फेडरल गवर्नमेंट का है। ये हम जो उसका संघात्मक स्वरूप पढ़ेंगे, संघात्मक व्यवस्था पढ़ेंगे कनाडा की, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा बनाया और क्यों ऐसा बना है। जैसे कैसिवियर ये कहते हैं कि यह अर्धसंघीय है, कनाडा का संविधान अर्धसंघीय है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हम जानते हैं जब जो सरकार का मुखिया है, सरकार का मुखिया कनाडा में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट, मेन सरकार ये है। तो यह जब चुनी हुई है तो इसके अलावा प्रांत हैं, नगर पालिकाएँ हैं, तो सबके जो प्रतिनिधि हैं जो सत्ता का उपभोग करते हैं वो सब चुने हुए आते हैं, और चुनी हुई सरकार है, उत्तरदायी सरकार है। तो यह प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का आधार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा के संविधान का मुख्य जो सिद्धांत है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, हम जानते हैं कि ब्रिटेन वासी रूल ऑफ लॉ पर बड़ा गर्व करते हैं। जब कनाडा का संविधान ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है तो डेफिनेटली कनाडा के संविधान में भी कानून का शासन है, और इसे बड़े प्राउडली अनाउंस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें कहा गया है, वेयर एज कनाडा इज फाउंडेड अपॉन प्रिंसिपल्स दैट रिकग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड द रूल ऑफ लॉ, यानी ईश्वर की सुप्रीमेसी और कानून के शासन को के सिद्धांत को पहचाना गया है जिस पर कनाडा का संविधान टिका हुआ है। रूल ऑफ लॉ हम समझते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की मूल आत्मा है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये कानून का शासन से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कैसे भी कानून से शासन, यानी कानून है वह अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन दैट सेंस जो लिमिटेड गवर्नमेंट के आदर्श को अचीव करने वाला हो, सही प्राधिकार के द्वारा बनाया गया हो और सही प्रक्रिया से ही बनाया गया हो। तो उसका जो मेन लक्ष्य होता है वह होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका रूल ऑफ लॉ का जो उल्टा है एक तरीके से, इसका ऑपोजिट होता है वह एक तरीके से सनक का शासन है, यानी किसी की मर्जी का शासन। और किसी की मर्जी का शासन होगा वह लिमिटेड नहीं हो सकता, उसमें सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति होती है। जबकि रूल ऑफ लॉ यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, और यहाँ जो लॉ होगा वह एक तरीके से संचित विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा अरस्तु कहते हैं, J.S. मिल कहते हैं, कानून यहाँ संचित विवेक का प्रतिनिधि करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कनाडा में न्यायपालिका स्वतंत्र है, उनका जो चयन है, सिलेक्शन है, उनका टेन्योर है, सैलरी है, इन सब आधार पर न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, किसी सरकार की विम पर उसे हटाया नहीं जा सकता। कनाडा के संविधान में संशोधन, कनाडा के संविधान में संशोधन बड़ा ही विवादास्पद और बड़ा
ऐसे संघर्ष में टॉपिक रहा है कनाडा की पॉलिटी का। संविधान के संशोधन का जो डिटेल जो 5 मेथड है वो हम अलग से संविधान संशोधन का जो वीडियो बनाएंगे तब उसमें देखेंगे। लेकिन आज वर्तमान में कनाडा के संविधान के संशोधन का जो सबसे जनरल मेथड है उसे 7/50 का रूल कहते हैं। 7/50 रूल से तात्पर्य है संसद के दोनों सदनों से पारित कानून प्लस 7 प्रांत जो कि 50% जनसंख्या का अगर प्रतिनिधित्व करते हैं वो इसे पारित कर दे तो संविधान में संशोधन हो जाता है। इसके अलावा संविधान के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनमें संशोधन अन्य विधियों से होता है, वो हम संविधान के संशोधन का वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। डोमिनियन सरकार का निषेधाधिकार और इसमें विस्तार। देखिए कनाडा का जो संघात्मक संघ व्यवस्था है उसमें सेंट्रलाइजेशन है, यानी फेडरल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके स्ट्रॉन्ग होने का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रांतीय सरकारों के द्वारा, देखिए वहाँ के प्रांतों में अपने अपने संविधान है, ये बात मैं शुरू में बताना भूल गया था। प्रांतीय सरकारों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको केंद्र सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट रद्द कर सकती है। अब इससे ज़्यादा क्या केंद्रीकृत व्यवस्था हो सकती है? प्रांतीय सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून को केंद्र रद्द कर सकता है, क्योंकि गवर्नर जनरल प्रांतीय विधेयकों के जो कानून हैं वो गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित हो सकते हैं और गवर्नर जनरल उन्हें अस्वीकृत कर सकता है और यह अस्वीकृति वो केंद्र की मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। और समय के साथ इसमें विस्तार हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले ये था कि केवल वो विधेयक संविधान की दृष्टि से अवैध हैं, यानी जो संविधान की दृष्टि से अवैध हैं उन्हें रोक सकता है गवर्नर जनरल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि यह असीमित शक्ति है, यानी कोई भी कानून और किसी भी कारण से उसे रोका जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो एक तरीके से यह जो प्रवृत्ति है केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है कनाडा में। अगली जो विशेषता है कनाडा के संविधान की वो है बाइजुरलिज्म। बाइजुरलिज्म है कि कनाडा इज ए बाइजुरल कंट्री। इसका अर्थ है कि यहाँ कॉमन और सिविल लॉ सिस्टम दोनों चलते हैं। देखिए कनाडा के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका मैसेज है कि वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु आर बाइलिंगुअल, यानी 2 लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच में काम करते हैं, एंड बाइजुरल, और 2 तरह के लीगल सिस्टम में वो काम करते हैं। तो ये थे कनाडा के संविधान की मूल विशेषताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।